अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने पॉलीहाइड्रोमियाज के ऊपर डिस्कशन करनी है कि एमनियोटिक कैविटी में जो फ्लूइड है वो ज़्यादा होने के क्या काजेज़ हैं और उसकी क्या ट्रीटमेंट है। इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट ले लेते हैं। अब पॉलीहाइड्रोमियाज के कंसेप्ट को समझने से पहले हमें इसका जो एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है उसके बारे में पता होना चाहिए कि इससे जो एमनियोटिक कैविटी है इसमें फ्लूइड कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ये तो हम नॉर्मल मैकेनिज़्म को समझेंगे तभी हम एबनॉर्मेलिटी की तरफ कंसेप्ट अपना क्लियर कर पाएंगे। अब नॉर्मल मैकेनिज़्म ये है कि 16th वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद जो एमनियोटिक कैविटी में फ्लूइड है वो आता है किडनी से, यानी जो फीटस है, जो बच्चा है वो यूरिन करता है, वही यूरिन हमारा एमनियोटिक कैविटी में आता है और इसी को हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। अब बच्चा नॉर्मली यूरिन करेगा, वो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होगा और उसी को जो है ना बच्चा फिर स्वेलो करेगा और वो लंग्स में जाएगा, जीआईटी में जाएगा, जो भी उसकी सूरत हाल है। ये एक मैकेनिज़्म होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो रोटेट कर रहा होता है बॉडी में। पॉलीहाइड्रोमियाज की सिंपल डेफिनेशन ये है कि इस कैविटी में हमारा फ्लूइड ज़्यादा हो गया। अब फ्लूइड ज़्यादा होने के दो चांसेस हो सकते हैं। एक तो ये है कि बच्चा स्वेलो नहीं कर सकता, दूसरा ये है कि फ्लूइड आ ज़्यादा रहा है, यानी बच्चा या तो यूरिन ज़्यादा कर रहा है और कैविटी में फ्लूइड ज़्यादा आ रहा है, दूसरा ये है कि फ्लूइड जो है ड्रेन नहीं हो रहा, बच्चा स्वेलो नहीं कर पा रहा। ये है सिंपल कंसेप्ट पॉलीहाइड्रोमियाज का। अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें बच्चा स्वेलो नहीं कर पा रहा, यानी बच्चा उस फ्लूइड को ले नहीं रहा तो वो वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले है ईसोफेजियल एट्रीजिया, यानी बच्चे का जो ईसोफेगस है उसमें फ्लूइड जा ही नहीं रहा। दूसरा है डोरिनल एट्रीजिया, यानी कि जो उसकी इंटेस्टाइन है वो कहीं पे कंप्रेस्ड है और फ्लूइड नहीं जा रहा आगे। नेक्स्ट है एनिनसिफेली, यानी बच्चे का सर ही नहीं है। जब बच्चे का सर नहीं है तो फ्लूइड आएगा लेकिन उसकी जो एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है उसका लंग्स में जाने का, जीआईटी में जाने का वो नहीं होगा, तो पॉलीहाइड्रोमियाज की तरफ कंडीशन बनेगी। अगली बात है न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, यानी जो बच्चे की डेवलपमेंट है न्यूरॉन्स और मस्कुलर की कोऑर्डिनेशन नहीं है और मूवमेंट नहीं है तो फ्लूइड अंदर नहीं जाएगा। अब ये होगी पहली कंडीशन कि बच्चा स्वेलो नहीं कर पा रहा। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो यूरिन है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है बच्चे से। अब फीटस यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी जो काजेज़ हैं उसमें सबसे पहले है डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी जो शुगर है माँ को, उसकी वजह से यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस क्यों होता है? क्योंकि इंक्रीज़ ऑस्मोटिक प्रेशर होता है फ्लूइड का। दूसरा ये है कि फीटल पोलीयूरिया, जब माँ डायबिटिक है तो बच्चे को फीटल पोलीयूरिया होगा, यानी यूरिन ज़्यादा आएगा तो वो इसकी तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। अगली बात है प्लेसेंटल एब्नॉर्मेलिटीज़, कोरियोएंजियोमा, एवी फिस्टुला या मल्टीपल गेस्टेशन। अगर मल्टीपल गेस्टेशन है तो बच्चे को पॉलीहाइड्रोमियाज का सामना करना पड़ सकता है। अब जितनी मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं ये सब जाएंगी काजेज़ ऑफ पॉलीहाइड्रोमियाज में। सिंपल सा है कि इन काजेज़ की वजह से फ्लूइड ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम पॉलीहाइड्रोमियाज लेबल कर देंगे। अब नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि जो साइन एंड सिम्टम्स हैं हमारे पॉलीहाइड्रोमियाज की, जब एमनियोटिक कैविटी में फ्लूइड ज़्यादा है तो माँ को कौन सी सिम्टम्स या साइंस आएंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास टेंस एंड टेंडर एब्डोमेन होगा, एब्डोमिनल स्वेलिंग होगी, और उसके बाद जब मदर हमारे पास ये कंप्लेंट्स लेके आएगी तो हम फीटल का जो हेड है या उसके पोल्स हैं उसको हम डिफ्रेंशिएट या अप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसमें सारा फ्लूइड है। वट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पॉलीहाइड्रोमियाज, इसमें सबसे पहले हमारे पास मेटरनल डायबिटीज़ है क्योंकि हमारे रीजन में डायबिटीज़ ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि फीटल अनोमलीज, जब फीटस को प्रॉब्लम्स हैं, एनिनसिफेली है, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं या कोई फिस्टुला वगैरह है तो वो पॉलीहाइड्रोमियाज काज करवा सकते हैं। कैन यू हैव अ हेल्दी बेबी विद पॉलीहाइड्रोमियाज, तो ये डिपेंड करता है कि काज क्या है पॉलीहाइड्रोमियाज की। जो काज होगी उसी हवाले से हम प्रोग्नोसिस की तरफ जाएंगे। अब काज ये हो कि बच्चे का सर ना हो या उसको जो ईसोफेजियल एट्रीजिया है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है या इस तरह की दूसरी जो फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा हेल्दी नहीं होगा क्योंकि वही पॉलीहाइड्रोमियाज काज कर रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट काज ऑफ पॉलीहाइड्रोमियाज। डज शुगर इंक्रीजेज पॉलीहाइड्रोमियाज, तो इट्स येस, क्योंकि अगर माँ को डायबिटीज़ है तो फिर जो फ्लूइड आ रहा है, जो यूरिन आ रहा है बच्चे को, वो फ्लूइड उस क्वांटिटी में ज़्यादा होगा क्योंकि उस फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, फीटल पोलीयूरिया होगा। तो शुगर है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है पॉलीहाइड्रोमियाज का। तो हमारे पास जो डायबिटीज़ है वो है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर पॉलीहाइड्रोमियाज। अब नेक्स्ट ये है कि अगर फ्लूइड ज़्यादा है तो उससे माँ को तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिम्टम आ रही हैं, बच्चे की तरफ कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे। जब फ्लूइड ज़्यादा होगा तो बच्चा जो है उसकी पोजीशन सही नहीं होगी क्योंकि जब फ्लूइड ज़्यादा है तो बच्चा मूव करेगा, जब मूव करेगा तो उसकी पोजीशन चेंज होगी और उसकी जो नॉर्मल पोजीशन है डिलीवर होने की वो चेंज हो सकती है। अनस्टेबल लाई, मेल प्रेजेंटेशन,
तो फिर बच्चे के सीज़ेरियन सेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और बाज़ औक़ात ऑब्स्ट्रक्शन या एस्फिक्सिया जैसे चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब पॉलीहाइड्रोमियोस की वजह से ऑटिज़म बच्चे में हो सकती है, ये एक डिस्कशन होती है। तो इसका आंसर ये है कि जब बच्चे जो हैं अगर वो एक्सपोज्ड हैं मेकोनियम स्टेन एमनियोटिक फ्लूइड बिफोर बर्थ, तो उसमें चांसेस हो जाते हैं कि बच्चा ऑटिज़म का शिकार हो सकता है। अब पॉलीहाइड्रोमियास किसी माँ को भी हो सकता है और बाज़ औक़ात वो अनडिटेक्टेड भी जा सकता है, यानी अनडायग्नोज जा सकता है। वो ये है कि इसकी दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है पॉलीहाइड्रोमियास एसिम्प्टोमेटिक है, दूसरा है एसिम्प्टोमेटिक। अब अगर एसिम्प्टोमेटिक केस है तो मदर को जो है सिम्टम्स नहीं आ रहे, उसको पता नहीं है कि मेरी एमनियोटिक कैविटी में फ्लूइड ज़्यादा है, तो उसका इतना बड़ा मसला नहीं होता। अगर सिम्प्टोमेटिक है तो फिर प्रॉब्लम जनरेट हो सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं कि जब फ्लूइड ज़्यादा है तो हम कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इसमें यह है कि अगर फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हमें अप्रिशिएट नहीं हो रहा पोल, तो हमारा सस्पिशन बढ़ जाता है पॉलीहाइड्रोमियास का। फिर हम करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के ऊपर फ्लूइड ज़्यादा जल्दी पिक होता है। तो अल्ट्रासाउंड करते हैं, उस पर फ्लूइड ज़्यादा है कितना है वो सारा अंदाज़ा हो जाता है। अब पॉलीहाइड्रोमियास का ट्रीटमेंट घर पे, इस पे जो है सबसे पहले तो हमें काज एस्टेब्लिश करनी चाहिए कि इसकी वजह क्या है। अगर वजह बहुत रिस्की है और उसकी वजह से बच्चे को नुकसान हो सकता है या माँ को नुकसान हो सकता है, तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। हाँ, अगर एसिम्प्टोमेटिक केस है तो फिर उसमें हम सिर्फ माँ को हेल्दी डाइट का कहते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, होल ग्रेन, मतलब जिस तरह एक नॉर्मल पैटर्न होता है खुराक का या प्रेग्नेंट मदर का, तो उसको हम फॉलो करने का कहते हैं। लेकिन इवेलुएशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि बाद के जो रिस्क हैं उसको भी इवेलुएट किया जा सके, एड्रेस किया जा सके और जो सेवेरिटी है केस की उसको भी असेस किया जा सके। अब पॉलीहाइड्रोमियास का बेबी की मूवमेंट के ऊपर क्या असर होता है, क्योंकि जब फ्लूइड ज़्यादा होगा तो बच्चा ज़्यादा मोबाइल होगा, अनस्टेबल लाई होगा, जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है माँ के पेट के अंदर वो डिस्टर्ब होगी। और दूसरा ये है कि मेल प्रेजेंटेशन होगी, उसका सर नीचे है तो वो किसी और साइड पे चला जाएगा और डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी जो है उसके चांसेस कम होते जाएंगे। इसीलिए जो सवेयर केसेस हैं पॉलीहाइड्रोमियास के, उसमें फिर सीजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिसीजन फिर यही होता है कि इसको हम सीजेरियन के थ्रू डिलीवर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि पॉलीहाइड्रोमियास का सीजेरियन सेक्शन के साथ क्या ताल्लुक है। तो इसके साथ हाई रेट है सीजेरियन सेक्शन का ड्यू टू अनस्टेबल लाई। बच्चे की मूवमेंट ज़्यादा है और उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। और मोस्टली केसेस में ये होता है कि बच्चे की पोजीशन ऐसी नहीं होती कि उसको हम एसवीडी यानी स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी के ज़रिए डिलीवर कर सकें, तो उसके लिए हमें फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। डाइट का पूछा जाता है कि पॉलीहाइड्रोमियास में डाइट का क्या रोल है। तो ऐसा कोई रोल नहीं है एज सच कि हम पॉलीहाइड्रोमियास को डाइट के ज़रिए ट्रीट कर सकें। बस डाइटरी मॉडिफिकेशन ये हैं कि अगर एक ख़ास पैटर्न है किसी फ्रूट को लेने का फैमिलीज़ में, तो उसको हम चेंज करके वैरायटी ऑफ फूड लेते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, होल ग्रेन, यानी कि जो चीज़ ज़रूरी है एक प्रेग्नेंट मदर के लिए, तो उसको हम बताते हैं कि आपने ये खाना है। बाकी इसका एज सच कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट एक मिसकंसेप्शन ये है कि कैन ड्रिंकिंग वाटर इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड, के पानी पीने से एमनियोटिक फ्लूइड का कोई ताल्लुक तो नहीं है। तो ये एक बेसलेस बात है। पानी पीने का पॉलीहाइड्रोमियास के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो एम्बिलिकल कॉर्ड है, एमनियोन है, कोरियोन है, एक कम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, उसके बाद ही जो फ्लूइड है वो एमनियोटिक कैविटी में आ रहा होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब आते हैं कम्प्लिकेशंस ऑफ पॉलीहाइड्रोमियास। पॉलीहाइड्रोमियास की कम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो पोस्टपार्टम हेमरेज, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, हाई मोबिलिटी जिसकी वजह से हम सी सेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स और हाई रेट ऑफ सीजेरियन सेक्शंस, ये हैं हमारे पास कम्प्लिकेशंस पॉलीहाइड्रोमियास की। अब इसकी ट्रीटमेंट पे फिर हम वही है कि एक तो एसिम्प्टोमेटिक केस होते हैं, दूसरे होते हैं सिम्प्टोमेटिक केस। एसिम्प्टोमेटिक को फिर हम थोड़ा सा रेस्ट एडवाइस करते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन थोड़ी सी बता देते हैं। सिम्प्टोमेटिक केसेस में पहले तो थोड़ा सा मेडिकल मैनेजमेंट भी साथ होती है और उसके बाद कोई प्रोसीजर भी हमें करना पड़ जाता है ताकि हम फ्लूइड को बाहर निकाल सकें या उसको असेस कर सकें कि हमने इसको सीजेरियन के लिए प्लान कर लेना है या कोई और प्रोसीजर हमें डिलीवरी से पहले करना पड़ेगा। तो ऐसा जो है ना, ये फिर इंडिविजुअल केसेस के ऊपर वेरी कर रहा होता है कि हमने किस साइड पे मूव करना है, हमने क्या करना है। तो ये थी आज की डिस्कशन पॉलीहाइड्रोमियास की तरफ।